हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिस डायमेंशंस के एग्जाम्पल के बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यहाँ जैसे पिछले वीडियो में हमने बेसिस डायमेंशंस की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड एक वीडियो हमने देखा था। उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से किसी समुच्चय को वेक्टर स्पेस के किसी समुच्चय सेट को वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट को किस किस प्रकार से बेसिस में कन्वर्ट किया जाता है अगर वो बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ आज हम उससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम को हम समझते हैं। प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। थ्योरम है, प्रमेय का कथन है। प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। एवरी फाइनाइट डायमेंशन स्पेस हैज़ ए बेसिस। क्या है ये, इसको समझते हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर कोई सदिश समष्टि परिमित विमीय है, विमा जिसकी परिमित है, वह हमेशा कम से कम एक आधार तो रखेगा, एक आधार तो होता ही है उसका। समझते हैं कैसे। माना कि अब देखो यहाँ डेफिनेशन एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, कथन एक ही लाइन का, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो उसमें हमें कुछ दे नहीं रखा है कि सदिश समष्टि क्या है, सदिश समष्टि का उपसमुच्चय क्या है, उसको आधार कैसे बनाएंगे, उसका डायमेंशन फाइनाइट कैसे है, ये सब कुछ हमारे पास नहीं है। तो हम इस प्रकार के केस में हमेशा सपोज करके चलते हैं और उसको आगे फिर हल करते हैं। कैसे देखते हैं, प्रूफ में लेते हैं। उपपत्ति या प्रूफ क्या है। माना कि VF एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है। क्या है, VF एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है और एस कोई भी हमने एक आर्बिट्रेरी समुच्चय लिया V का, VF का। एस जिसमें एलिमेंट हैं V1 V2 Vm सदिश समष्टि का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है। इस प्रकार है कि LS जो है वो V को जनरेट करता हो, मतलब सदिश समष्टि को बनाता हो। ठीक है, तथा जीरो है S में अवयव नहीं हो। हमने सपोज किया है, हमारी प्रमेय ये बोलती है कि प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार होता है और उस आधार को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, उस आधार को व्यक्त करने के उसको हमें आधार को ज्ञात करने के लिए कि कम से कम एक आधार होता है या एक आधार होता है, उसको सिद्ध करने के लिए हमने सपोज किया कि एक सदिश समष्टि VF है, उसका एक उपसमुच्चय S है जिसमें V1 V2 Vm अवयव हैं। ठीक है ना। और प्रत्येक जिसमें जीरो V1 V2 Vm में कोई भी जीरो सदिश नहीं है, तथा इसके अलावा और है कि जो S का लीनियर स्पान है, रैखिक विस्तृति है, वो क्या है, S को जनित करती है, S को बनाती है। अब यदि S एक घात स्वतंत्र है तब S स्वयं एक आधार होगा। अब देखो ये तो हमने सपोज कर लिया। अब देखो, अब हमें ये सिद्ध करना कि अगर एक S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो स्वतः ही आधार बन जाए, क्योंकि आधार की कंडीशन तो हम सपोज कर रहे हैं, दूसरी हम सिद्ध कर दें। ठीक है, तो उसको लेते हैं। यदि S एक घातक स्वतंत्र है तब S स्वयं एक V का आधार है, अन्यथा S एक घात परतंत्र है। ठीक है, समझ रहे हैं। हमने लिया तो एक कंडीशन तो ले ली, एक को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो पहला केस लिया, यदि S रैखिक स्वतंत्र होगा, यदि S रैखिक स्वतंत्र है तो फिर S अपने आप ही क्या बन जाएगा, आधार बनेगा सदिश समष्टि का। अदरवाइज S क्या होगा, रैखिक परतंत्र होगा। इसमें लेते हैं फर्स्ट, S एक घात स्वतंत्र है तो S के किसी अवयव Vi का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि जिसको पूर्वगामी सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला केस ले लिया। अब अन्यथा देखो हमारे पास कंडीशन तो ये बनी कि एक घात स्वतंत्र होते आधार बन गया। यदि मान लो कि एक घात प्रतंत्र है, अगर प्रतंत्र है तो पहला केस इसमें ये है कि यदि S जो है एक घात स्वतंत्र नहीं है, एक घात प्रतंत्र है या रैखिक स्वतंत्र है, तो S में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिसको हम Vi नाम दे रहे हैं, वो ऐसा होगा कि वो S के अन्य अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। पहला केस। दूसरा, यदि हम सदिश Vi को S से निकाल दें तो S माइनस Vi है, वो एक नया समुच्चय आपने उसको नाम दे दिया, A नाम दे दिया, या A स्टार A5 नोट कर सकते हैं, जहाँ A में m-1 अवयव की संख्या हो जाएगी, क्योंकि A जो है
उसमें एक अवयव हमने एस में से निकाल दिया तो m-1 अवयव होंगे, अवयव की संख्या होगी। तो एल ऑफ ए इक्वल्स टू वी के लिए माना कि वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो वी है वो अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा m vm की फॉर्म में लिखा जाएगा। वी आई है अपने पूर्ववर्ती एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा है, अतः वी आई को हम b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bi-1 vi-1 की फॉर्म में लिखें, क्योंकि पहले आने वाले अवयवों के घात स्वतंत्र की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब समीकरण 1 और 2 को हम फिर से देखते हैं। वी आई को हम ले रहे हैं, देखो वी अल्फा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस, अब जो हमारे पास ए आई है, ध्यान दीजिए उस वी में ए आई है, ए आई को हम क्या लिख रहे हैं, वी आई को हम लिख रहे हैं वी आई का जो फॉर्म है उसकी फॉर्म में हमने समीकरण 2 से यहाँ लिखा है। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई किया तो v1 v2 हमारे पास होगा vi-1, फिर vi+1 की फॉर्म के एलिमेंट होंगे, साथ में उनके इंटू में अदिश चलते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि v को v1 v2 vi-1 vi+1 vm के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः v को समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं v1 v2 vi-1 फिर vi+1 vm के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो a v को जनित करता है, अर्थात एल ऑफ ए इक्वल्स टू वी हो गया। नाउ a एक घात स्वतंत्र है, तब vf का आधार होगा अर्थात एक घात प्रतंत्र। फिर से वही बात आ गई, एक नया समुच्चय लिया, एक नया समुच्चय लिया, नया समुच्चय लेकर हम बता रहे हैं कि वो उसने सारी कंडीशन हमने चेक कर ली। अब देख रहे हैं ए पे फिर बात कि ए क्या है, ए तो फिर से वी है, जो एल ऑफ ए है वो तो क्या है, सदिश समष्टि को जनरेट कर रहा है, सदिश समष्टि को जनरेट कर रहा है, तो हम बता रहे हैं कि ये तो एक घात स्वतंत्र भी हो गया। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सदिश समष्टि वी एफ को जनित कर रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि ए एक घात स्वतंत्र है तो आधार होगा, और यदि नहीं है तो एक घात परतंत्र होगा। एक घात परतंत्र है तो फिर से कंडीशन फिर से वही आएगी, एक नंबर कि यदि ए एक घात परतंत्र है तो ए में कम से कम एक अवयव वीजे इस प्रकार से होगा कि जो अपने पूर्वगामी अवयवों के एक घात संचय के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एक घात संचय के फॉर्म में लिखा जा सकता है इस प्रकार से लेंगे, और फिर हम अपने सदिश समष्टि से अवयव उठाएंगे, उसको वी के एलिमेंट के एक घात संचय के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो वीजे को उसके पूर्वगामी अवयव के एक घात संचय के रूप में लिखेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 और 2 में किया वही यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ करेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें वीजे को हम अब उस ए से हटा दें तो वो बनेगा ए माइनस वीजे, ए माइनस जो वीजे का एक सिंगलटन सेट होगा, एक एक समुच्चय होगा, उसको माइनस करने से एक नया समुच्चय मिलेगा, उसको आप नाम दे रहे हैं बी। बी में वी m-2 अवयव होंगे जो वी को जनित करते हों। इसी प्रकार ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं, बार बार करके ऐसे दोहराते रहते हैं। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करने पर परिमित संख्या में m-2 परिमित संख्या में अवयव इस प्रकार s का एक उपसमुच्चय प्राप्त होगा जो कि एक घात स्वतंत्र होगा और v को जनित करेगा। इस प्रक्रिया के अंत में तक जाने पर एक अवयव s का उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त होगा जो अपने आप में रैखिक स्वतंत्र होगा और शून्य से रहित होगा और v को जनित करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एकल समुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट व एल ऑफ फाई इक्वल्स टू वी एफ, अर्थात ये हुआ कि रैखिक स्वतंत्र है और v को जनित करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका आधार होगा। अब हम इसको देखो शॉर्ट में समझते हैं। हमें सिंपल सा है, एक समुच्चय लेना है, उसके अवयवों को उसको इस प्रकार से लेना है कि वो सदिश समष्टि को जनित करे। अब उसको स्वतंत्र बनाना है, स्वतंत्र बनाने के लिए हम स्वतंत्र बनाने की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो उसने आपने यहाँ लिया v1 से v2, v1 एस में अवयव लिए, v1 v2 v3 vm अवयव लिए। अब आपने फिर क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि उसको स्वतंत्र दिखाने की कोशिश की। उसके लिए आपने कहा कि m अवयव होते हैं, फिर m को फिर आपने हटाने की कोशिश, m अवयव होते हैं, फिर उसमें से आपने एक बताया कि सर ये तो मान लिया कि ये स्वतंत्र नहीं है, या अपने उससे पहले आने वाले अवयवों के एक घात संचय की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो फिर उसके आधार पर आपने क्या किया, आप एक नया समुच्चय मिल गया, एक नया समुच्चय मिल गया, तो उस नए समुच्चय के आधार पर को आपने चेक किया कि हो सकता है ये आधार बन जाए। फिर आपने उसको भी चेक किया, उसमें भी एक ऐसा अवयव है जो पुरोगामी की फॉर्म में लिखा जा रहा, तो फिर आपने एक और कम कर दिया तो नया समुच्चय मिल गया। ऐसे ऐसे कम करते करते हम करते एक इस फॉर्म में पहुंच जाते हैं कि वहाँ हमें एक या तो एक एकल समुच्चय मिलेगा, सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही अवयव होगा।
ठीक है। या ऐसा हो सकता है एक अशून्य अवयव होगा जो कि उसका आधार हो, या ऐसे होता है कि फाई अरिक्त समुच्चय होता है कि मान लो अरिक्त समुच्चय है, तो अरिक्त समुच्चय आपको मिलेगा कि एकल समुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वह उसका उसको नाम दिया हमने फाई, या फिर हम उसको बोलें एकल समुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या है, सदिश समष्टि को जनरेट करेगा, तो वो हमने लास्ट में लिखा। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जो सदिश समष्टि होती है वो एक घात स्वतंत्र है। ध्यान दीजिए, सदिश समष्टि एक घात स्वतंत्र है। सदिश समष्टि का कोई उपसमुच्चय एक घात स्वतंत्र है और वो उसको उसके प्रत्येक अवयव को जनित करता है तो उसका आधार होगा। तो सिंपल सा यही है कि एक परिमित विमी उसका मतलब उसके आधार में अवयवों की संख्या। तो हमने देखो पहले ही एस में अवयव लिए थे, 1 to m लिए थे, एक परिमित संख्या में अवयव लिए थे, और उसको ही हमने कहा कि ये आधार है। आधार है तो आधार की कंडीशन को चेक किया, आधार की कंडीशन को चेक करके हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और सॉल्व करने के बाद हमने उसको चेक किया कि ये तो शायद नहीं है तो एक अवयव को कम किया जो कि पूर्वगामी अवयवों के घात संचय की फॉर्म में लिखा जा रहा था। फिर उसके बाद में उसको नेक्स्ट जो नया समुच्चय बना उसको चेक किया, फिर उसमें भी देखा कुछ ऐसा अवयव है क्या जो अपने पूर्वगामी अवयवों के घात संचय की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे चेक करते हमने चेक किया कि पहले m-1 फिर m-2 फिर m-3, फिर इस प्रकार से एक अवयव तक पहुंच गया कि एक अवयव का एक समुच्चय जो अपने आप में एक रैखिक स्वतंत्र होता है, और रैखिक स्वतंत्र होता है तो आधार की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ठीक है, ये एग्जिस्टेंस थ्योरम थी, इसको हमने समझा। नेक्स्ट थ्योरम को और हम अपने नए वीडियोस में चेक करेंगे।